स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की सभी एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 7 की बुक हिस्ट्री को, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम थोड़ी सी पिछली पढ़ी हुई बातों को रिवाइज कर लेते हैं। और वो ये बातें हैं कि पिछले चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, जहां हमने दिल्ली के सुल्तानों के विषय में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया था। साथ ही हमने शासकों द्वारा शासन किस प्रकार से चलाया जा रहा था ये भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ो तो पिछली पढ़ी हुई बातों को इस चैप्टर से लिंक कर सको, ताकि आपको इस चैप्टर में जो बताया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ये वही मुग़ल साम्राज्य है जिसकी स्थापना बाबर के द्वारा 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में की गई थी। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये मुग़ल थे कौन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मुग़ल थे वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। और ये कौन कौन से थे? तो माता की ओर से अगर हम बात करें तो ये मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। वहीं अगर हम पिता की ओर से देखें तो ये शासक तैमूर के वंशज थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चंगेज़ खान कौन था? तो ये चीन और मध्य एशिया का मंगोल शासक था। वहीं अगर हम तैमूर की बात करते हैं तो ये ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की का शासक था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको याद रखना है कि मुग़ल किस दो महान शासकों के वंशज थे। लेकिन उसके साथ आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात को ध्यान में रखना है, और वो ये है कि जो मुग़ल थे वो खुद को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? तो वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी जो स्मृतियाँ थीं वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। अब नरसंहार तो कोई अच्छी चीज़ होती नहीं है, ये एक दुखद बात थी। इसीलिए वो लोग खुद को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने दो बातें सीखी। एक तो ये कि मुग़ल किन दो महान शासकों के वंशज थे, और दूसरा ये कि वो अपने आप को मुग़ल या मंगोल क्यों नहीं कहलवाना चाहते थे, और तैमूर के वंशज होने पर वो खुद पे गर्व का अनुभव क्यों करते थे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम मुग़ल की वंशावली को देख लेते हैं, जिसमें प्रमुख शासकों के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें तो इस वंशावली में जैसा कि वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तैमूर आते हैं, उसके बाद मीरन शाह, फिर सुल्तान मिर्ज़ा जो कि बाबर के परदादा हुए, अबू सैद यानी कि बाबर के दादाजी, उमर शेख बाबर के पिताजी। तो ये जो नाम हैं इतने सारे, ये आपको बुक में दिया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको इसमें से जो तैमूर का नाम है वो आपको याद रखना होगा। बाकी का नाम अगर आप थोड़ी देर के लिए स्किप भी करते हैं तो चलता है। मेनली आपको बाबर से पढ़ना है यहाँ तक। तो आइए, उसके बाद आता है बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये जो नाम है ये मुग़ल वंशावली है जिसमें उनके वंशजों के नाम दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम मुग़ल सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें प्रथम मुग़ल शासक की तो वो तो बाबर था, और ये हम सब जानते हैं कि प्रथम मुग़ल शासक बाबर था। और जब बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखनी है कि बाबर ने जब फरगना राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था तो वो मात्र 12 वर्ष का था। और कब किया था? तो 1494 ईस्वी में किया था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। हालांकि मंगोल का जो दूसरा शाखा था वो उज़्बेक थे, और उज़्बेकों के आक्रमण के कारण बाबर को अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, और 1504 में उसने क्या किया? काबुल पर अपना कब्जा कर लिया।
और अब जो बाबर था उसने 1526 में दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। सबसे पहले तो ये कि बाबर ने 12 वर्ष की उम्र में फरगाना राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि बाबर ने दिल्ली पर अपना अधिकार कैसे स्थापित किया। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने दिल्ली पर कब अधिकार किया, तो 1526 में किया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराया था और कहाँ हराया था, तो इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में। तो ये सभी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इससे प्रश्न बनते रहते हैं एग्ज़ाम में। अब देखिए, कुछ बातें हैं जो हमें जाननी बहुत आवश्यक है। वैसे मैंने इस वीडियो में सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को ही लिया है, लेकिन फिर भी जो भी बातें मैं नोट करके बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया था, तो आपको याद रखना है कि बाबर ने किया था। और किस लड़ाई में किया था, तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें किया था। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। यानी कि इस युद्ध में जो बारूद की तकनीक का प्रयोग किया गया था वो भारत में कब आया था, तो 14वीं शताब्दी में आया था। वहीं अगर हम आग्नेयास्त्रों की बात करें तो आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और मुग़ल सम्राटों के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। अब आप सोचोगे कि मुग़ल सम्राट के विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम उनके प्रमुख अभियानों के बारे में पढ़ेंगे और उनके कालखंड के दौरान जो जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले बाबर से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बाबर का जो कालखंड था वो 1526 से 1530 तक था। अगर हम बाबर के विषय में कुछ याद रखना चाहें तो आपको 3 युद्ध याद रखना होगा जो उसने लड़ा था। पहले तो 1526 में उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी एवं उनके अफ़गान समर्थकों को हराया था। वहीं अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें तो बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध था 1527 में खानवा का युद्ध, जिसमें उसने राणा सांगा, राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। और तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1528 में लड़ा गया था और इसमें बाबर ने राजपूतों को हराया था। तो फ्रेंड्स, ये तीनों युद्ध आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए कि ये युद्ध बाबर ने कब लड़ा था और किसे हराया था। वहीं अगर हम बात करें मुग़ल नियंत्रण की, तो बाबर की जब मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, उसके पहले ही उसने दिल्ली और आगरा पर अपना मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये कुछ बातें थी बाबर के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके पुत्र हुमायूं के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हुमायूं का जो कालखंड है वो तो पहले 1530 से 40 तक है और दूसरा कालखंड है 1555 और 56 का। बाबर की वसीयत के अनुसार उसके प्रत्येक पुत्र को एक एक प्रांत दिया गया था। यानी कि बाबर ने जो अपना वसीयत तैयार करवाया था उसके अनुसार उसने अपने सभी पुत्रों को एक एक प्रांत दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकती, जो जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1540 से 1555 के बीच गैप है। और ये गैप क्यों है, तो वो गैप इसलिए है क्योंकि इस बीच शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी दिल्ली में और उस समय मुग़ल साम्राज्य का थोड़ा पतन हो गया था। तो वो किस प्रकार हुआ था, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया था। पहले तो चौसा में हराया था 1539 को और दूसरी बार 1540 को कन्नौज में हराया था। और जब उन्होंने हराया हुमायूं को तो फिर उन्होंने सूरी वंश की स्थापना की। और जब हुमायूं हार गया था, यानी उसे शेरशाह सूरी से पराजय का सामना करना पड़ा था, तो इसके बाद वो ईरान भाग गया था। और ईरान भागने के बाद उसने सफ़वीद शाह की मदद ली और मदद के उपरांत उसने क्या किया, 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली पर फिर से मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया। और 1556 में हुमायूं की इमारत दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी और किस प्रकार हुई थी।
आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुग़ल शासक था जिसकी मृत्यु इमारत दुर्घटना में हुई थी, तो वो हुमायूं था। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, जिसका कालखंड है 1556 से 1605 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अकबर जब शासक बना था, सम्राट बना था, तो उसकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। और चूँकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि अकबर का जो शासनकाल है वो बहुत ही लंबा समय है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके कालखंड को 3 अवधियों में बांटकर पढ़ते हैं, जिससे कि हमें इसके हर पहलू के प्रति एक समझ विकसित हो सके और कोई भी पहलू हमसे मिस ना हो। तो पहला जो अवधि है वो है 1556 से 1570 तक, और इस बीच क्या हुआ था कि अकबर अपने संरक्षक बैरम खान से स्वतंत्र हो गया था। अब देखिए इस अवधि के दौरान अकबर द्वारा क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले तो उसने सैन्य अभियान किया। किसके विरुद्ध किया? तो उसने सूरी और अन्य अफ़गानों के खिलाफ किया, निकटवर्ती राज्य मालवा और गोंडवाना के खिलाफ किया, और अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए किया था। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इस बीच उसने जो सैन्य अभियान चलाया था वो किन के विरुद्ध चलाया था। वहीं 1568 में इसने सिसौदियों की राजधानी चित्तौड़ को भी जीत लिया, और 1569 में उसने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो ये थी उसकी पहली अवधि। वहीं अगर हम अकबर की शासनकाल की दूसरी अवधि की बात करें तो वो है 1570 से 1585 के मध्य। इस अवधि में उसने क्या किया? गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। वहीं उसने क्या किया था? पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाया, जिन्हें 1579 और 80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह को और जटिल कर दिया। फ्रेंड्स, इसने पूर्व में जो अभियान चलाया बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, उसने क्या किया? 1579-80 में जो मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में विद्रोह हो रहा था उसको और जटिल कर दिया। वहीं अगर हम इसके कालखंड की तीसरी अवधि की बात करें तो वो है 1585 से 1605 के मध्य। और इस बीच क्या क्या हुआ? इस बीच तो साम्राज्य का विस्तार हुआ, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाया गया। वहीं सफ़वीदों को हराकर कांधार पर भी कब्जा कर लिया अकबर ने, और कश्मीर को भी जोड़ लिया अपने प्रांत में। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु हो गई थी तो अकबर ने काबुल को अपने राज्य में मिला लिया था। वहीं दक्कन में अभियान का शुरुआत किया और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। कहाँ पे अभियान करके? तो दक्कन में अभियान करके उसने बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये अभियान आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अभियान में बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अकबर द्वारा अपने राज्य में मिलाया गया था। वहीं अगर हम बात करें अकबर के शासन के अंतिम वर्षों की, तो राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण सत्ता थोड़ी लड़खड़ा गई थी और आगे चलकर सलीम सम्राट जहांगीर कहलाए। यही जो सलीम है वो आगे चलकर जहांगीर नाम से प्रख्यात हुआ। तो चलिए अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक। इस बीच उसने क्या क्या किया? तो इस बीच उसने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसौदियों शासक अमर सिंह ने मुग़लों की सेवा स्वीकार की, यानी कि वो मुग़लों के अधीन हो गए। कौन? तो मेवाड़ के सिसौदिया शासक अमर सिंह। सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान सफल नहीं हुआ। इनके खिलाफ भी जहांगीर के द्वारा अभियान किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम यानी कि शाहजहां ने विद्रोह किया। यानी कि जहांगीर का जब शासनकाल चल रहा था तो उसके शासन के अंतिम वर्षों में खुर्रम ने विद्रोह किया, जो कि आगे चलकर शाहजहां नाम से प्रख्यात हुआ। अगर हम जहांगीर की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया और उसे नूरजहां की उपाधि प्रदान की। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कालखंड है 1627 से 1658 ईस्वी तक। अगर हम इसके कालखंड के दौरान हुई चीज़ों की चर्चा करें तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि दक्कन में जो अभियान चल रहे थे वो जारी रहे, उसे रोका नहीं गया। वो अभियान जैसे चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहे। शाहजहां ने अफ़गान अभिजात खान जहान लोदी को पराजित किया।
अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई, ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। यानी कि शाहजहां ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया जिसमें कि उसने बुंदेलों को हराकर ओरछा पर कब्जा किया था। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि अहमदनगर के विरुद्ध जो अभियान हुआ था उस पे अभियान के पश्चात किस पर कब्जा किया गया, तो ओरछा पर कब्जा किया गया था। वहीं फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम में जो बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान किया गया था वो सफल नहीं हो पाया, वो असफल रहा, जिसके फलस्वरूप कांधार सफविदों के हाथ में चला गया। अभी हमने पढ़ा था कि अकबर के शासनकाल के दौरान कांधार मुगलों के अधीन हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, शाहजहां के शासनकाल में जो कांधार था वो सफविदों के हाथ में चला गया। वहीं अगर हम 1632 ईस्वी की बात करें तो 1632 में अहमदनगर को मुगल राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर से सुलह के लिए निवेदन किया गया। वहीं अगर हम 1657-58 की बात करें तो इस समय शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें कि औरंगजेब की विजय हुई, यानी कि औरंगजेब जीता और फिर उसने शासन किया। दारा सिकोह समेत उसके 3 भाइयों का कत्ल तथा शाहजहां को आगरा में कैद कर दिया गया। ये किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। इसने दारा सिकोह समेत अपने तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया या करवा दिया और आगरा में शाहजहां को कैद कर दिया। अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे जिसका शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक। इस बीच क्या क्या हुआ, तो देखिए इस बीच 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में अहोमों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, लेकिन उस विद्रोह में उनकी पराजय होती है, लेकिन इस पराजय के बावजूद 1680 में वह पुनः विद्रोह करते हैं। वहीं अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान किए जाते हैं। इस अभियान में सफलता तो मिलती है लेकिन वो अस्थायी तौर से मिलती है, यानी कि कुछ समय के लिए मिलती है, स्थायी रूप से वो सफल नहीं हो पाते हैं। वहीं अगर हम मारवाड़ के राठौर राजपूतों के विद्रोह की बात करें तो उन्होंने जब विद्रोह किया तो इस विद्रोह के कारण अब मुगलों का हस्तक्षेप उनके मसलों में हो गया। यानी कि पहले मारवाड़ के जो राठौर राजपूत थे वो उनके आंतरिक मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन जब उन्होंने विद्रोह किया तो उनके मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया। वहीं अगर हम और घटनाओं पर विचार करें तो हम पाते हैं कि जो मराठा सरदार शिवाजी थे उनको आगरा में कैद कर लिया गया था, लेकिन वो वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद जब वो वहाँ से भागते हैं तो खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते हैं और खुद को स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात मुगलों के खिलाफ अभियान चलाते हैं। वहीं अगर हम राजकुमार अकबर द्वितीय की बात करें तो उन्होंने विद्रोह किया और जब वो विद्रोह करते हैं तो मराठा और दक्कन की सल्तनत उनका सहयोग भी करते हैं, लेकिन अंततः वो ईरान भाग जाते हैं। अकबर के विद्रोह के पश्चात 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि अकबर का विद्रोह जब हुआ था उसके बाद मुगलों ने क्या किया, 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। वहीं 1698 में दक्कन में मराठों के विरुद्ध अभियान किया गया और जब ये अभियान किया गया था फ्रेंड्स तो मराठों द्वारा छापामार पद्धति का बहुत ही कुशलता से उपयोग किया गया था। वो छापामार पद्धति में बहुत ही निपुण थे और जब 1698 में युद्ध हुआ था दक्कन के मराठों के विरुद्ध तो वहाँ पे मराठों द्वारा छापामार पद्धति का बहुत ही कुशलता के साथ उपयोग किया गया था। उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन के मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। यानी कि ये सब जो घटनाएं घटित हुई हैं औरंगजेब के समय हुई हैं और औरंगजेब का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने औरंगजेब के बारे में भी पढ़ लिया कि उसके शासन काल के दौरान क्या क्या चीज़ें घटित हुई। वहीं अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो जहांगीर की माँ थी वो कच्छवा की राजकुमारी थी, वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी
अंबर जो कि वर्तमान जयपुर है। वहीं अगर हम शाहजहाँ की माँ की बात करें तो वो एक राठौर राजकुमारी थी और वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब जैसा कि हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे उत्तराधिकार की परंपराएं भी कुछ रही होंगी। तो आइए अब हम उन परंपराओं के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो फ्रेंड्स मुग़ल के जो उत्तराधिकार परंपराएं थी उसमें ज्येष्ठाधिकार की परंपरा नहीं थी। ज्येष्ठाधिकार से मतलब है यानी कि जो सबसे बड़ा होगा उसे सत्ता पर अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं था। वहीं वे सहदयाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार की विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि बाबर ने जब अपने वसीयत को तैयार करवाया था तो उसने सभी पुत्रों को एक एक प्रांत दिया था। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि मुग़लों ने अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध रखे थे, यानी कि मुग़लों का अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था। तो फ्रेंड्स ये तो हम सभी जानते हैं कि मुग़लों ने अनेक राजवंशों के खिलाफ अभियान चलाया था। तो बहुत सारे जो राजा थे वो भय से और बहुत सारे राजा संरक्षण प्राप्ति के लिए मुग़ल सत्ता को स्वीकार कर लेते थे। और जब वो मुग़ल सत्ता को स्वीकार करते थे तो जो मुग़ल शासक होते थे उन्हें उच्च पद पर नियुक्त किया करते थे। वहीं अगर हम सिसोदिया राजपूत की बात करें तो उनको मुग़लों ने हराया था, लेकिन हराने के पश्चात उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और न ही सिर्फ सम्माननीय व्यवहार किया बल्कि उनको उनकी जागीर भी वापस कर दी। अब एक बात आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि पराजित करने के बाद मुग़लों ने किसी को अपमानित नहीं किया, यानी कि जो मुग़ल शासक होते थे वो पराजित तो कर देते थे अन्य राजाओं को लेकिन उनका अपमान नहीं किया करते थे। लेकिन एक अपवाद है और वो अपवाद ये है कि औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित किया था और उन्हें कैद कर लिया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ से कि शिवाजी फिर भाग जाते हैं, लेकिन ये एक अपवाद है कि शिवाजी को औरंगजेब द्वारा अपमानित किया गया था। राजपूत कन्याओं से विवाह करके भी राजवंशों से संबंध स्थापित किए गए, यानी कि राजपूत कन्याओं से विवाह करके मुग़लों ने अन्य राजवंशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमसे कोई पूछे कि मनसबदार कौन होते थे तो सिंपल सी बात है कि मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। वहीं मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये जो मनसबदार होते थे या जो जागीरदार होते थे यह मुग़लों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए वेतन, पद और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। हालांकि जो पद और वेतन का निर्धारण होता था वो जात की संख्या पर होता था, यानी कि फ्रेंड्स जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि कौन सा अभिजात होगा जिसकी प्रतिष्ठा और वेतन दरबार में अन्य की अपेक्षा अधिक होगी, तो सिंपल सी बात है कि जिसके पास जात की संख्या जितनी अधिक होगी यानी कि सर्वाधिक होगी उसकी प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा होगी और उसका वेतन भी सबसे अधिक होगा। मनसबदार जो होते थे उनका वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में मिलता था उन्हें, जिसे कि जागीर कहते थे, यानी कि राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि को जागीर कहा जाता था और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो मनसबदार थे वो अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे जागीर कहा जाता था और जो कि लगभग इक्ताओं के समान होती थी। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो मनसबदार होते थे वो मुक्तियों से भिन्न होते थे, यानी कि जो मनसबदार थे वो अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही उन पर प्रशासन करते थे, जबकि जो मुक्ति होते थे वो अपने जागीरों पर ही रहते थे और उन पर प्रशासन भी करते थे। तो इसी प्रकार जो मनसबदार थे वो मुक्तियों से भिन्न थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जब्त और जमींदार के बारे में पढ़ते हैं।
मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी कि मुग़ल की जो आमदनी का स्रोत था वो सबसे ज़्यादा उन्हें आमदनी कहाँ से होती थी, तो किसानों की उपज से मिलने वाली राजस्व से, जो किसानों द्वारा ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से दिया जाता था। यानी कि किसान इसे सम्राट को डायरेक्ट नहीं देते थे, वो क्या करते थे, ग्रामीण कुलीन यानी कि जिसे मुखिया या स्थानीय सरदार कहा जाता था उसे देते थे, और वो क्या करते थे, मुग़ल शासक यानी कि मुग़ल दरबार में पहुंचाया करते थे इस राजस्व को। मध्यस्थों, मुखिया या सरदार को जमींदार कहा जाता था। यानी कि मध्यस्थ जो कि किसानों से राजस्व एकत्रित करते थे और फिर दरबार में जाकर उसे जमा करते थे, तो वो क्या कहलाते थे, मध्यस्थ, और उन मध्यस्थों को जमींदार कहा जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से 1580 तक कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया था। और ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि टोडरमल कौन थे, तो वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। उन्होंने क्या किया था, तो 10 साल की कालावधि में कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया था। अब हम ये जान लेते हैं कि टोडरमल के कृषि भूमि के सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार क्या क्या बदलाव किए गए। तो सबसे पहले तो प्रत्येक फसल पर नगद कर निश्चित कर दिया गया। वहीं प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। और फ्रेंड्स, ये जो सूची बनाई गई प्रत्येक फसल के लिए, तो ये जो राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था थी इसे जब्त कहा जाता था। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि टोडरमल ने 10 वर्षों के कृषि भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात क्या क्या सुधार करवाया या किन किन चीज़ों में परिवर्तन करवाए, और उनकी जो राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था थी उसे जब्त कहा जाता था। तो इन सभी बातों को हमें याद रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो ये अकबर के शासनकाल का इतिहास है। इसे अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और ये 3 जल्दों में लिखा हुआ है। यानी कि इसमें 3 जिल्द है जिसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। अगर हम दूसरी जिल्द की बात करें तो उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। और अगर हम तीसरी जिल्द को देखें फ्रेंड्स, तो वो है आईने अकबरी, जिसमें प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा दिया गया है और समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। किस चीज़ में किया गया है, तो तीसरी जिल्द जिसे आईने अकबरी कहते हैं उसमें किया गया है। लास्ट एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि आईने अकबरी में फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है। यानी कि उसमें न्यूमेरिकल विवरण प्रस्तुत किया गया है आईने अकबरी में। वहीं अब हम थोड़ी बहुत अकबर की नीतियों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुग़ल शासकों में अकबर का एक अलग स्थान है। तो इसकी नीतियों के बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर इसकी नीतियाँ क्या थी जो इसे अन्य शासकों की अपेक्षा अलग बनाती है। अकबर की नीतियों का विस्तृत विवरण हमें अकबरनामा से प्राप्त होता है और अकबरनामा में भी जो विशेषकर तीसरी जिल्द है जिसे आईने अकबरी कहा जाता है उससे हमें प्राप्त होता है। वहीं अगर हम साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिसे सूबा कहा जाता था और सूबा के जो प्रशासक होते थे वो सूबेदार कहलाते थे और ये राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। वहीं अगर हम बात करें प्रत्येक प्रांत की, तो प्रत्येक प्रांत में एक दीवान होता था जो कि वित्तीय अधिकारी था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को बख्शी यानी कि सैनिक वेतन अधिकारी, सदर यानी कि धार्मिक कार्यों का मंत्री, फौजदार यानी कि सेना नायक और कोतवाल यानी कि नगर का पुलिस अधिकारी सहयोग देता था। यानी कि सूबेदार सूबों के प्रशासक तो होते थे, लेकिन वो इन सभी की सहायता से कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि बख्शी किसे कहा जाता था, सदर किसे कहा जाता था, फौजदार और कोतवाल का मतलब क्या होता है। तो इन शब्दों का अर्थ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि और क्या क्या बातें थीं।
तो देखिए 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट, पादरियों यानी कि रोमन कैथलिक और दुष्ट धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की और ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई थी। फ्रेंड्स, जो अकबर था उसने जब फतेहपुर सीकरी गया था किसी काम से, तो वहाँ पे उसने बहुत सारे धर्म के अनुयायियों को एकत्रित किया था और उनके साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की थी। और ये जो चर्चाएं हुई थी वो इबादत खाना में हुई थी। और ये जो विचार विमर्श किया अकबर ने, उसके बाद उसने अपने मन में एक समझ विकसित कर ली और उसने समझा कि जो विद्वान होते हैं धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, यानी कि वैसे विद्वान जो कि धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजाओं के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। ये समझ किसने बनाया? अकबर ने बनाया, सभी धर्म के अनुयायियों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात। और जब अकबर ने ये समझ विकसित की खुद में, तो उसके बाद उसने क्या किया? अबुल फजल की मदद से सुलह एक कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार को अपनाया, जिसके अंतर्गत उसने सच्चाई और न्याय और शांति पर बल दिया। यानी कि सुलह एक कुल की नीति जो उसने अपनाई, उसके अंतर्गत उसने सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया था। उसने इसी पर आधारित सभी धर्मों का समान आदर करने वाली शासन दृष्टि को अपनाया। उसने कहा कि जो सभी धर्म हैं वो समान हैं। उसने न किसी धर्म को ऊंचा रखा और न ही किसी धर्म को नीचा कहा। उसने सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने ये जो सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी, इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। अभी हम जब ऊपर पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तो हमें एक शब्द मिला था मतान्धता। तो देखिए आखिर मतान्धता होता क्या है? किसे कहते हैं कि मतान्धता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कि वैसा कथन जो कि अधिकारपूर्ण कहकर ये आशा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल नहीं उठाएगा और उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसे मतान्धता कहते हैं। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, जैसे कि महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे उल्लेखनीय ग्रंथ। यानी कि महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जो ग्रंथ थे उनका अकबर के द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया गया। और ये कैसे ग्रंथ थे? तो संस्कृत ग्रंथ थे, यानी कि संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ थे। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। अनुवाद अच्छे से किया जा सके उसके लिए अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी करवाई। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा, जिसमें कि महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य कैसा था। तो देखिए फ्रेंड्स, मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि तो हुई, किंतु दरिद्रता और सामाजिक असमानताएं भी साफ दिखाई पड़ती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई है तो समाज में असमानताएं नहीं हैं, बल्कि दरिद्रता और सामाजिक असमानताएं साफ तौर से दिखाई पड़ती हैं। वहीं अगर हम शाहजहां के काल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों की बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था उनकी संख्या मात्र 8000 में से 445 ही थी। अब आप समझ सकते हो कि 8000 में से कुल 445 ऐसे मनसबदार थे जिनको उच्चतम पद प्राप्त था। यानी कि क्या हुआ इससे ये हुआ कि कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या जो कि मात्र 5.6% थी, उनको ही साम्राज्य का 61.5% वेतन दिया जाता था। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना अंतर होता था। 5% या मान लीजिए लगभग 6% जो लोग थे उनको कितना अधिक वेतन दिया जाता था, और बाकी जो बचे मनसबदार थे जिनको कि निचले पद पर नियुक्त किया जाता था उन सभी में बहुत ही कम मात्रा में वेतन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज में दरिद्रता और सामाजिक असमानताएं क्यों बढ़ी होंगी। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो हम
ये देखते हैं कि जो मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार होते थे वो अपने वेतन का बड़ा भाग वस्तुओं पर लगा देते थे, और जब वो वस्तुओं पर लगाते थे तो शिल्पकारों और किसानों को इससे लाभ होता था, लेकिन वो लाभ उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पाता था। क्यों? तो देखिए, राजस्व का भार अधिक होने से प्राथमिक उत्पादकों, जो कि कौन कौन थे, किसान थे और शिल्पकार थे, उनके पास बहुत कम बचता था। उन्हें लाभ तो होता था लेकिन वो बचा नहीं पाते थे। क्यों नहीं बचा पाते थे? क्योंकि राजस्व का भार बहुत ही अधिक था। वहीं अगर हम 17वीं शताब्दी के अंत की बात करें तो 17वीं शताब्दी के अंत तक मुग़ल साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बँट गया था, और विभिन्न प्रांतों में बँटने के कारण अनेक स्वतंत्र प्रांतों का उभरना हुआ। फ्रेंड्स, हमने मुग़ल साम्राज्य का चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमारे चैप्टर के लास्ट में कुछ बातें दी हुई होती हैं जिसे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें हमें बताया जा रहा है मुग़लों के समकालीन शासकों के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान के बारे में, जो कि मुग़ल के समकालीन थे, और इनका कालखंड था 1520 से 1566 तक, और इनके साम्राज्य का विस्तार यूरोप तक था। सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता का खिताब दिया गया था। वहीं अगर हम अकबर के समकालीन शासकों की बात करें तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, जिनका कालखंड 1558 से 1603 ईस्वी तक था। वहीं ईरान के सफ़ाविद शाह अब्बास शासक थे, जिनका शासनकाल 1588 से 1629 तक था। वहीं रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलायेविच, जिनका कालखंड 1530 से 1584 तक था। ये सभी अकबर के समकालीन शासक थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सभी पहलुओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।